जी अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ गवर्नमेंट का रेफरेंस, जिसकी पहले तो हुकूमती हलकों की तरफ से ना तरदीद हुई ना तायीद हुई, खामोशी रही, लेकिन आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अटॉर्नी जनरल को 14 जून के लिए इस केस की, इस रेफरेंस की सुनवाई के लिए नोटिस जारी कर दिया है, जिसके बाद हुकूमत के तर्जुमान फिरदौस आशिक आवान साहिबा ने इसकी तस्दीक कर दी, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि SJC का प्रेरोगेटिव है कि इस रेफरेंस की सुनवाई खुफिया अंदाज में हो, बंद कमरे में हो, तो उसको एहतराम करना चाहिए। जो भी तफसीलात होंगी वो SJC की कार्रवाई के बाद सामने आ जाएंगी। लेकिन सवालात पैदा होते हैं कि हुकूमत को जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की जरूरत क्यों पेश आई और इसके टाइमिंग के हवाले से। इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी आज इस रेफरेंस की शदीद मजम्मत की है। तमाम तर वकला बरादरी, बार और बेंच की तरफ से मजम्मत सामने आ रही है। क्या हुकूमत के लिए एक नई मुश्किल खड़ी होने जा रही है? लेकिन यहां पर आपको याद दिलवाएंगे, आपको सुनवाएंगे कि इमरान खान साहब जब माजी में थे, ऑपोजिशन रहनुमा थे, तो उस वक्त अदलिया की आजादी और रूल ऑफ लॉ के बारे में क्या कुछ कहा करते थे। टेक अ लिसन। In Pakistan, the main problem is this. Anyone who becomes part of the power structure becomes immune from our justice. So what does that tell you? That when you're in power, the judiciary becomes a team player. Is to ask one thing from General Musharraf, to restore the judges of the Supreme Court. Everything else they ask is useless if the Supreme Court judges are not restored. जमहूरियत तब आती है जब रूल ऑफ लॉ होता है। जब रूल ऑफ लॉ नहीं, जब रूल ऑफ लॉ होता है तो तभी एक मुल्क में हकीकी जमहूरियत डेवलप होती है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ हुकूमत की तरफ से रेफरेंस, इसके अलावा नैब के मामलात, अपोजिशन के खिलाफ केसेस, आसिफ जरदारी की 10 जून तक जमानत हो चुकी है। ईद के बाद क्या होने जा रहा है? अपोजिशन की तहरीक असल में होगी क्या चीज़? क्या कुछ सड़कों पे आने का इरादा है या पार्लियामान के अंदर तक ही तहरीक रहेगी? ये वो सब मामलात हैं जिन पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। बिलावल को दोनों को कहता हूं कि आ जाओ, आओ आके इस्लामाबाद धरना दो। मैंने अभी कह दिया वो कंटेनर को साफ सूफ करो, तैयार करो इनके लिए। मैं बल्कि आपको खाना भी पहुंचाया करूंगा। ये क्या खाना पीना देंगे? ये तो आवाम का ही खाना छीन लिया है। और इन इश्यूज पे बात करने के लिए मेरे पास आज बड़ा ज़बरदस्त पैनल मौजूद है, बहुत ज़बरदस्त गेस्ट मेहमान मौजूद हैं। आमिर डोगर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सीनियर रहनुमा हैं, कौमी असम्बली में चीफ विप हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर डोगर साहब, थैंक यू वेरी मच। माइजा हमीद साहिबा मरकजी सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, वो भी ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम माइजा, थैंक यू वेरी मच। और चौधरी मंजूर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सीनियर रहनुमा है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आमिर डोगर साहब, क्या जरूरत पड़ी हुकूमत को जस्टिस काजी फाइज ईसा और दीगर 2 जजेस के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू गरीदा, आपने बड़े अहम इशू पे बात करने का मौका दिया। हुकूमत को ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक, ये एक आइन में एक तय करदा तरीक़ाकार है। आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, उसमें जजेस के अगेंस्ट अगर कोई भी रेफरेंस है तो वो आता है, और उसके तहत 5 जजेस का एक पैनल है जिसमें चीफ जस्टिस हेड करते हैं, 2 सीनियर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, 2 हाई कोर्ट के। वो बैठ के उसको एग्जामिन करते हैं, उसकी समाअत करते हैं, और उसके बाद वो फिर फैसला करते हैं कि इस रेफरेंस के नतीजे में इस फाजिल जज के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है। तो इसमें कोई इतना कोई तूफान बर्पा करने की मेरा ख्याल है ज़रूरत नहीं है। ना कोई हुकूमत के इसमें कोई पर्सनल कोई मोटिव्स हैं, ना हुकूमत का कोई ये इस तरह से कोई मूड है कि हमने जुडिशरी को अंडर प्रेशर करना है। अच्छी बात पॉजिटिव ये है कि जब आज आप अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो आइन में एक जो तरीक़ाकार तय करदा है कि जजेस का मुआखज़ा या जजेस का एहतसाब कैसे होगा, तो अच्छी बात है। अगर किसी सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज या हाई कोर्ट के जज के ख़िलाफ़ भी रेफरेंस आ रहा है तो देखना चाहिए, और ये पॉजिटिव बात है। इसको मेरा ख्याल है किसी पार्टी को नीचा दिखाने के लिए या हुकूमत को हमें ग्रिल करने के लिए या अंडर प्रेशर करने के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। जब पॉलिटिशियंस का एहतसाब हो रहा है, पॉलिटिशियन अदालतों में खड़े हुए हैं और पॉलिटिशियन अदालतों के विक्टिम भी हैं और बाकी ब्यूरोक्रेसी भी और बाकी लोग भी,
और कुछ और भी मुक़्तदर क़ुव्वतें मेरा ख्याल है, तो उनका भी आने वाले दिनों में एहतसाब मैं समझता हूँ होना चाहिए। कौन सी दीगर मुक़्तदर क़ुव्वतें, खुल के उनका भी नाम ले लें, आप खुद समझती हैं, खुल के भी उनका नाम ले लें, जब बाकियों के आप नाम ले रहे हैं सबके खुल के नाम ले लें। करप्शन तो हर शोबा ज़िंदगी में है, जुडिशरी में भी है, आर्मी में भी है, और हम सियासतदान भी कोई हम दूध के धुले हुए नहीं है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। तो जो भी इसमें गंदे अंडे हैं, लेकिन आमिर डॉक्टर साहब, सवाल मेरा आपसे ये था कि गवर्नमेंट को ये रेफरेंस फाइल करने की क्या जरूरत पड़ी? बिकॉज़ जब गवर्नमेंट लेके जाती है रेफरेंस, देखिए गवर्नमेंट के पीछे भी कोई बैकग्राउंड होगा ना। अब मैं अब ये इतना सेंसिटिव इशू है, आप मेरे मुंह से ये चीज़ें निकलवा रही हैं, कल को कोर्ट मुझे बुला ले आए, जनाब आपके ऊपर तौहीन अदालत है, कोई इन्फॉर्मेशन होगी उस फादिल जज साहब के खिलाफ। जज साहब की अच्छी रेपुटेशन है, अब तक जो मेरी इन्फॉर्मेशन, कोई ना कोई चीज़ होगी ना। आपने जैसे एसेट्स की बात की या कोई लेन देन की बात है, ये कोई भी बात है, मेरा ख्याल हम अभी कबल इस वक्त है कि हम टॉक शो में बैठ के ये बात करें। लेट्स मूव एंड देखें जुडिशल काउंसिल एसजेसी डिसाइड अबाउट इट। ठीक है, तरीकाकार है उसमें गवर्नमेंट का। लेकिन आप इसको पॉजिटिव देख रहे हैं, लेकिन आपके एडिशनल अटॉर्नी जनरल जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, इसको पॉजिटिव नहीं समझते। पूरे मुल्क में इस वक्त एक बेचैनी की और एक इंतशार की लहर है, खासतौर पर वकला बरादरी के अंदर। सिंध हाई कोर्ट बार ने जो है जजों के साथ जो अदालतों में करते हैं वो क्या करते हैं, जितनी उनकी बेइज्जती करते हैं। अब बेचैनी की लहर है, उन फाजिल अदालतों में जाकर वकला ने कई गुल खिलाए हुए। मैं खुद भी वकील हूँ, हाई कोर्ट का बार का मेंबर हूँ। देखिए अच्छी चीज़ है यार, अगर कोई चीज़ अच्छी होने जा रही है और कोई एग्जाम्पल बनने जा रही है तो ठीक है, जज साहब अपना दिफा करेंगे अगर उनके खिलाफ इल्ज़ामात हैं। और जब जज खुद उसके खिलाफ जब बीसियों हज़ारों केसेस उनकी अदालत में आते हैं, तो क्या उनको वो भी तो मौका देते हैं ना, उन क्लाइंट्स को, उन मुलजमान को, या जिनके ऊपर रेफरेंस होते हैं, इल्ज़ामात होते हैं। तो आज अगर जज साहब खुद आ रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की हम आगे की तरफ जा रहे हैं, इसको आप बड़े पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। हुकूमत ऐसा समझती है, ना अपोजिशन ऐसा समझती है, अपोजिशन ना वकला बरादरी ऐसा समझती है, ना बार, ना बेंच, दीगर। ठीक है, बात ना समझे, मैंने तो जो अपनी जाती राय थी बिल्कुल ओपन मैंने तो कर दी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस पे मजीद भी आपसे बात करेंगे। माइसा हमीद साहिबा, आप एग्री करती हैं आमिर डोगर साहब से कि ठीक है जी एहतसाब हो रहा है, होने दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेट एसजेसी डिसाइड, और ये पॉजिटिव है कि हर तबके का एहतसाब शुरू हो गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि जो एक हकीकत है वो ये है कि हुकूमत की तरफ से ही रेफरेंस गया है। दूसरी बात ये है कि हुकूमत की तरफ से ही जाता है, हुकूमत की तरफ से, हुकूमत की तरफ कंप्लीट, फिर मैं आपको मेरा ख्याल है काफ़ी मौका मिला। तो हुकूमत की तरफ से जो रेफरेंस गया है उसमें हुकूमत जो है इस चीज़ को डिफेंड भी कर रही है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये कहना कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया, ये चीज़ें अपना दामन झाड़ लेना हमेशा हर चीज़ से, हर इशू से, जिस तरह पीटीएम का इशू हुआ पिछले दिनों में, उसमें भी जो है कोई स्टेटमेंट नहीं आई, वज़ीर आज़म अभी तक नहीं बोले, बड़ा सीरियस इशू था। इनका जो हल्का है, बेसिक हल्का है, वो सारा जो है जहाँ से ये पीटीआई इनिशियली इलेक्ट हुई वो थी ये केपीके से, केपीके में फाटा जम हुआ। उसके बाद जो है चीफ मिनिस्टर का भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया, बिल्कुल कोई स्टेटमेंट किसी भी इनके ओहदा दौरान का या मेंबर पार्लियामेंट का नहीं आया। तो मैं ये समझती हूँ, और फिर अब एक फ्रंट नहीं इन्होंने ओपन किया, अब ये ऑपोजिशन, अब ये कह रहे हैं कि जी किरदार कशी की जाती है ऑपोजिशन की। तो फिर ये इन्होंने नायब चेयरमैन के साथ जो किया वो भी आपके सामने है पिछले हफ्ते। फिर इन्होंने अब जो अपोजिशन के मेंबर्स का एहतसाब हो रहा है, जो वन साइडेड एहतसाब हो रहा है, क्रॉस द बोर्ड जो कहते हैं सियासतदानों का भी एहतसाब होना चाहिए, वो तो नहीं हो रहा ना। तो वो भी एक तरफ खुला हुआ है। इकोनॉमिक फ्रंट आपके सामने, इकोनॉमिक सिचुएशन का आपको पता है, रुपये को आज ब्लूमबर्ग ने कहा है कि सबसे जो है डीवैल्यूड करेंसी है। अब आप मुझे इसमें आप इस बैकग्राउंड में आप ये भी देख लें कि इनकी स्टेटमेंट जुडिशरी के बारे में क्या थी पहले। अब आरिफ अलवी साहब इनके प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने क्या उन्होंने ट्वीट किया, उसमें कहा कि जी ये काजी फैज ईसा साहब बहुत ऑनेस्ट जो है जज हैं। अब इस तरह के यू टर्न्स लेने और इररिस्पॉन्सिबल यू टर्न की बात यह है गरीदा कि अगर ये अपोजिशन में होते तो इस तरह की इररिस्पॉन्सिबल हरकतें और इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स देना चलो उस चीज़ को फोरगो किया जा सकता है। लेकिन जब आप हुकूमत में होते हैं तो इतने बड़े बड़े फ्रंट्स खोलते हैं तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अभी जो है
कल जो इन्होंने सिचुएशन की पीपल्स पार्टी की फीमेल वर्कर्स को जो और MNAs को जो है जिस तरह से पुलिस FIR भी काटेगी, उनको जेल में भी लेके गए और बाद में डिनाई भी करते रहे। एक मिनट बात कर लें, उनको पकड़ा तो गया, ठीक है, तो ये तो उनका राइट था ना कि वो नैब जा सकती थे, तो उस चीज को भी हम कंडेम करते हैं, लेकिन ये फिर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के खिलाफ है। तो ये जो सारा कुछ हो रहा है, ये सारा कुछ जो है अगेंस्ट डेमोक्रेसी है, और ये आपको सामने नजर आ रहा है इनका आमराना रवैया। जस्टिस कासिफ फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस जाना आखिरकार हुकूमत ने तस्लीम कर लिया चौधरी मंजूर साहब, जब SJC ने आज अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया है, और आमिर डोगर साहब इसको पॉजिटिवली देख रहे हैं। आप भी इनसे इत्तेफाक करेंगे चौधरी मंजूर साहब? अच्छा देखिए गरीदा, प्रॉब्लम ये है कि काजी फाइज ईसा साहब ने दो बड़े, बेशुमार उनके लैंडमार्क डिसीजंस हैं, लेकिन दो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक है जो उन्होंने कोयटा बम धमाका पे जो कमीशन हुआ था, मैं समझता हूँ कि बहुत सारी दहशतगर्दी हुई है, लेकिन वो जो दहशतगर्दी हुई थी कोयटा में, वो एक बहुत अलमनाक हादसा इस हवाले से है कि शायद जानी नुकसान उससे ज्यादा भी हुए हैं धमाकों के अंदर, लेकिन बुनियादी तौर पर जो कोयटा बलूचिस्तान की सेकंड टियर लीडरशिप ऑफ द ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड सेकंड टियर लीडर ऑफ द लॉयर्स कम्युनिटी एलिमिनेट, सारी वाइप आउट हो गई थी। तो ये एक बहुत ट्रेजिक था, बिल्कुल वाइप आउट ही होगी ना। तो एक तरह से एक गैप बन गया है बलूचिस्तान के अंदर। मुझे तो अभी तक ये नहीं समझ आ रही कि वो कैसे फेल होगा। उस पे जो उनकी रिकमेंडेशंस थे, उस वक्त नून लीग की गवर्नमेंट थी, ये बड़े तिल में लाई थी, लेकिन उन्होंने बड़ी ऑनेस्टली बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी थी जिन पे अमल दरामद कर दिया जाता तो आज नेशनल एक्शन प्लान जो है वो किसी रुख इख्तियार कर जाता, कोई सिमत उसकी बन जाती, जो कि बदकिस्मती से ना बन सकी। फिर उसके बाद फैजाबाद धरने के ऊपर उनका बहुत सारे उन्होंने सवालात उठाए और फिर उनके जवाबात दिए, और फिर कुछ लोगों से कहा गया कि इनके खिलाफ कार्रवाई करे, वजारत दफा करे, फेडरेशन करे, हुकूमत करे। ये मेरा ख्याल है ये कार्रवाई हो गई है काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ, चूंकि अगर कोई जायदादें थी उनकी तो पहले भी थी। आज क्यों आ रहा है ये फैसला इस टाइम पे क्यों रेफरेंस फाइल किया गया? दूसरा अलमिया ये है कि इस वक्त की हुकूमत या जो भी लोग हैं फैसला करने वाले, वो समझ रहे हैं कि कोई उनके खिलाफ आवाज जो उनके नुक्ता नजर से इख्तलाफ करे उसको दब जाना चाहिए, उसको बंद हो जाना चाहिए। वो सियासत में कोई आवाज नहीं देखना चाहते, वो उन सबको गिरफ्तार करके जेलों में डालना चाहते हैं। सिविल सोसाइटी की सारी तंजीमें इस वक्त जिस कदर दबाव का शिकार हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, आपसे लोग मिलते रहते हैं। मीडिया के अंदर जिस कदर दबाव है, चलते हुए प्रोग्राम बंद हो जाते हैं और लोगों को कह दिया जाता है कि इसको बंद कर दो या इसको उठा दो। फिर आप एक डाइसेंटिंग वॉइसेस जो जुडिशरी के अंदर से, और मैं भी आमिर डोगर साहब वकील है, मैं भी एक छोटा सा वकील हूँ, गो उस तरह से प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं हूँ, लेकिन जो खूबसूरती आप जो किसी फैसले से इख्तलाफ करते हैं जजेस, जो उसमें आर्गुमेंट सामने आते हैं, चूंकि आपने मेन कोर्स से इख्तलाफ करना है, अपने उन सारे दिए हुए आर्गुमेंट्स को रिबट करके अपने आर्गुमेंट्स देने, दलाइल देने, तो उससे जो बैलेंस क्रिएट होता है, सिस्टम में जो बैलेंस क्रिएट होता है और बहुत बेहतर, जी बैलेंस भी क्रिएट होता है, और उससे लॉ के तलबा जो है या वकला के पास बहुत बड़े बड़े आर्गुमेंट्स आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी दलीलें आती हैं, तो वो जो है वो आवाजें सारी चुप करवाई जा रही हैं, खामोश करवाई जा रही हैं। पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही ये हुकूमत और ये फैसला करने वाले लोग इस मुल्क में कोई कब्रिस्तान जैसी खामोशी चाहते हैं। लेकिन एक मैं इनसे कहता हूँ, मौजूदा हुकूमत को कहता हूँ कि ये बात ज़हन में रखें कि अगर आप चाहते हैं कि आज कोई आवाज ना बचे, तो कल को आपके लिए भी कोई आवाज नहीं उठेगी, सारी आवाजें अगर खामोश करवा दी गई। ये बहुत खूबसूरत बात आपने की है आमिर डोगर साहब, आपका मैं इस पे कमेंट जरूर लेना चाहूंगी। आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी बिल्कुल वैलिड है कि एहतसाब हो रहा है, अच्छा है, सिर्फ सियासतदान तक, सिर्फ अपोजिशन तक जो है वो महदूद नहीं होकर रह गया, तमाम हल्कों का हो रहा है, लेकिन आप लोग भी नैब से फिर उतने ही नाराज हैं। इस पे मैं एक फिक्रा अगर कह लूं तो, आमिर डोगर साहब अगर इजाजत दें तो। जी हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकफ यह है कि लॉ ऐसा बना दें जिसमें सबके खिलाफ हो जाए, जिसमें सब लोग आ जाएं, उसमें बैठ जाएं और बैठकर फिर सबके खिलाफ एक जैसा एहतसाब हो, पिक एंड चूज ना करें।
यही हमारा है, और हम इनसे कुछ नहीं मांगे। और डिसेंटिंग वॉइसेस की जो बात की है ना चौधरी मंजूर साहब ने, यही बात आज सिंध हाईकोर्ट बार काउंसिल ने भी जो अपना प्रेस रिलीज में मेंशन किया है कि अगर इस तरह से बेहतरीन जजेस के खिलाफ और ऐसे जजेस जो इख्तलाफ करते हैं, इख्तलाफ रखते हैं फैसलों में, या इस तरह के बेहतरीन फैसले तहरीर करते हैं, अगर उनको भी आप हटाना शुरू कर देंगे तो फिर तो एक भौचाल आ जाएगा, एक जंजाल मच जाएगा पूरे पाकिस्तान में, पूरे मुल्क में। हाँ, देखिए मैं इस पे पहले डिटेल से बात कर चुका हूँ कि जस्टिस साहब अच्छी शोहरत के हामिल जज हैं और उनके फैसले भी बड़े लैंडमार्क हैं, जैसे जोशी साहब ने कहा। अब इसका बैकग्राउंड क्या है, टू बी ऑनेस्ट अभी तो बहुत अर्ली है इस पे बात करना। हाँ। लेकिन कुछ ना कुछ, लेकिन सर गवर्नमेंट लेकर गई है ना, मतलब ये गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट लेके गई है, दूसरा टाइमिंग इसकी क्यों, टाइमिंग इसकी बहुत गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट के है। पास होगी, पीछे से जो रेफरेंस होगा, इंफॉर्मेशन होगी तो आया ना। अब टाइमिंग तो जी, सियासत तो डे टू डे अफेयर है, कल का दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट था और आज का दिन भी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में तो जिस तरह से पॉलिटिकल टेम्परेचर आजकल हाई, इसके पीछे कोई साजिश नहीं है, मैं नहीं समझता। लेकिन अगर कुछ होगा तो आज तो हर चीज ऊपर है, हर चीज एक्सपोज हो जाएगी। दूसरी बात है, जोशी साहब ने कहा कि जी हुकूमत आवाज़ दबाना चाहती है सियासी कारकुनों की, सिविल सोसाइटी की। हम जमहूरी लोग हैं, एक जमहूरी हुकूमत है, हम एक प्रोसेस के जरिए आए हैं। हमने आज तक 8-9 महीनों में किसी के खिलाफ कोई सियासी इंतकामी कार्रवाई नहीं की। जो कुछ कर रहा है जो कुछ कर रहा है नैब कर रहा है। नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, ये इनके खिलाफ जो कुछ भी गुल खिलाए हैं और जो सामने आ रहे हैं वो इनके अपने करे धरे हैं। जो अरबों रुपए की चोरियां हैं वो एक्सपोज हो रही हैं, बेनामी अकाउंट्स हैं। अलबत्ता ये आम आदमी को बहुत मायूसी है, नैब से भी और अदालतों से, कि इनका हो कुछ नहीं रहा। और वज़ीर-ए-आज़म आम आदमी को बहुत मायूसी है। नहीं, हमें तो देखें, आपने खाम हमारे 2-4 हमारे दोस्त वजीरों ने हमें इन्वॉल्व कर दिया ना। हाँ। हमारा क्या ताल्लुक नैब के साथ? उन्होंने कुछ स्टेटमेंट ऐसी दी इमेच्योर कि लगा ये कि हम करवा रहे हैं, हम नहीं करवा रहे। जो हिसाब की आखिरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आए बैठे असेंबली में, अगर आप समझते हैं कि इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है नैब के लॉज में, वो चेंज करें, वो ज़रूरत है। लेकिन अभी तक तो नैब की क्रेडिबिलिटी पे भी क्वेश्चन मार्क है। और अदालतों ने जो कार्रवाइयाँ की हैं और जिस तरह बड़े बड़े मुलज़म जो रंगे हाथों लोग देख रहे हैं, मीडिया देख रहे हैं, अरबों रुपया पकड़ा जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई साबित नहीं कर पा रहा। और नैब ने भी जो अभी तक जो अमल अपना किया है, जो भी है वो बहुत वीक है, जिसे एक आम आदमी जो चाहता है कि इस मुल्क में पॉइंट्स आपके बहुत वैलिड हैं, उन पे ऑपोजिशन से जवाब लेना बनता है। जो चाहता है कि जी करप्शन के खिलाफ उन लोगों को जिन्होंने करप्शन किया सजा मिलनी चाहिए, किसी को इबरत का निशान बनना चाहिए। वो पॉलिटिशियन ही क्यों ना, कोई भी हो, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये इस मुल्क का जो कानून है वो ताकतवर के लिए हो रहा है और कमजोर के लिए हो रहा है। तो ये आप लोगों ने एक पाकिस्तान बनाया था। मैं तो ऑफर कर रहा हूँ ना, मैं तो ऑफर कर रहा हूँ ब्रेक लेने दें कि हमें बैठ के इस पे करना चाहिए, सोचना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आमिर डोगर साहब ने जो बातें की हैं उस पे ऑपोजिशन का रिस्पांस लेंगे। स्टे विद अस प्लीज। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारी साथ जो बातें ब्रेक पे जाने से पहले आमिर डोगर साहब ने की, आप उससे एग्री करते हैं? वो कहते हैं चेयरमैन नैब जो कुछ कर रहा है उसके पीछे हम नहीं है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जो ये एक तरफा ये कहते हैं कि जी क्रॉस द बोर्ड हम लोग चाहते हैं कि जो है सारों का एहतसाब हो। ये क्या क्रॉस द बोर्ड एहतसाब है जब आप ऑपोजिशन को पकड़ी जा रहे हैं? जो इनकी इकोनॉमिक हालात हैं या जो डिलीवरी है या गवर्नेंस है, उसके भी हालात इतने बुरे हैं कि अवाम जो है वो ऑब्वियसली बाहर निकलेगी और वो आके जो है अवाम बाहर निकलेगी। अवाम भी खुश नहीं है, ऑपोजिशन के साथ भी विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं। अब इन्होंने जजेस के खिलाफ भी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। अब कोई एक ऐसा एरिया है जिसको छोड़ा हो इन्होंने, सवाई ये कि सिर्फ अपने आप को सेफ रखने के लिए हर किसी को चुप करा रहे हैं। तो ये तो एक आमराना रवैया ही कह सकते हैं। और अपने आप को, और सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर से और एक्सपेक्ट क्या किया जा सकता है? अपने आप को सेफ करने के लिए आप सबको चुप करवा रहे हैं। लेकिन चौधरी मंजूर साहब से हमने कौन सी चोरी की है जो हम सेफ करेंगे? हमने कौन सी कोई बाहर देखिए जी, आप इस चीज को डोगर साहब इस चीज को आप डिनाई नहीं कर सकते कि परवेज खटक साहब का मालम जब्बा का केस था,
केस है, और ये जो फैसल वाडा साहब की जो बार की प्रॉपर्टी था, आप करप्शन करते हैं, बख्तियार साहब का नाम आया, जब उनके आप भाई का नाम करप्शन आया, करते हैं तो ये आप कैसे इस चीज को आप डिनाई कर सकते हैं कि आपकी फ्रंट रोज में लोग बैठे हुए हैं जिनके ऊपर नैब की केसेस हैं। खुद कहते हैं कि लेकिन अगर उन पे हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई की इत्तेहादियों के खिलाफ तो हुकूमत गिर जाएगी। तो आप खुद इसका मतलब कि वो सब कर रहे हैं चेयरमैन नैब कि आपकी पार्टी में इत्तेहादी डर है के साथ करप्शन है, आवाम के ये हुकूमत के पाँव नहीं है। चौधरी मंजूर साहब, जो एक चीज आमिर डोगर साहब ने की नैब की कारकर्दगी के हवाले से, वो बात तो आज आसिफ जरदारी साहब जब पेश हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, तो जजेस ने, मौसिर जज साहिबान ने जिस तरह कुरेद के सवालात किए, नैब काफी मुश्किल में आ गया। लेकिन उसके बावजूद सुनने में आता है कि जरदारी साहब को जेल होगी, और जरूर होगी। जेल होगी, क्या होगा, हीरो बन जाएंगे। सियासी बंदा जब जाता है जेल में, साल 2 साल के बाद जमानत हो जाती है तो हीरो बन के जरदारी साहब को जेल हुई तो वो हीरो बन जाएंगे। सब हीरो बन जाएंगे भाई। ये तो मायूसी है इस कौम के। पहले तो आप लोग कहते हैं कि वो जेल जाते नहीं है, जब बेचारे जेल चले जाते हैं तो कहते हैं वो हीरो बन जाएंगे। अब आवाम उनके साथ खड़ी है। आपकी जो हालात है हुकूमत के, आपकी गवर्नेंस की जो हालात है, उसके बाद तो यही होगा ना, लोग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को याद करेंगे, पिछले टेन्योर को याद करेंगे ना, जो आपने 1 साल में कमाल किए। एहतसाब भी और नैब ने भी सबको तमाशा बना। चौधरी मंजूर साहब, इसलिए तो ये इतनी बड़ी बड़ी बढ़के मार रहे हैं। अच्छा, मेरा ख्याल सवाल तो मेरा ख्याल था मेरे से किया गया है। चले कोई नहीं, आपका दिल बड़ा है ना, रमजान में वैसे भी अपना हिस्सा दूसरों को दे देना चाहिए, तो आपने अपना हिस्सा आमिर डोगर साहब को और माइजा जी को दे दिया। जी चौधरी मंजूर साहब, कोई इशू नहीं है। अच्छा देखिए, 2-3 इश्यूज हैं। पहली बात यह है कि हम कहते हैं कि बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए। हम कहते क्या है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कहती है। पहले भी जरदारी साहब 11 साल जेल में रहे, आमिर डोगर साहब ऐसे ही है ना, 11 साल जेल में रहे और कोई चीज साबित ना हो सकी। और आज फिर जो हम शुरू दिन से कह रहे थे कि ये एक गलत केस बनाया जा रहा है, मसाइल कोई और हैं, केसेस को और बनाए जा रहे हैं। आज जजेस ने जब सवाल पूछा कि बताएं इन पे एक्विजिशन क्या है बराह रास्त, तो 1.5 करोड़ की FIR निकली है। वो ओमनी ग्रुप को उन्होंने गन्ना दिया हुआ है, उसकी रसीदें मौजूद हैं, सारा कुछ पेश कर दिया गया है। और जब उन्होंने पूछा कि जरदारी साहब पे एक्विजिशन क्या है, उन्होंने फेक अकाउंट खुलवाने में मदद की हो, फेक अकाउंट्स में खुद कोई पैसे रखे हों, कोई इनके पास पैसे आए हों, 1.5 करोड़ रुपया आया है उसके बारे में ओमनी ग्रुप से इनको। उसके बाद में उन्होंने कहा कि हमने तो इनसे बहुत ज्यादा पैसे लेने थे, अभी और लेने हैं। सो उनका रिकॉर्ड दे दिया गया। तो उन्होंने पूछा कि इन पे इल्जाम क्या है, कोई नैब कोई आगे से चुप थी। तो नैब का अलमिया ये है, मेरी एक मशहूर ज़माना तकरीर है, जब मैं MNA हुआ करता था, मैंने एक आमिर डोगर साहब, शायद आपको भी याद हो, पता नहीं वो कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद है। अच्छा, वो हमारे एक बड़े मोहतरम थे, आज भी हैं मेरे लिए, आमिर मेरे छोटे बरखुरदारों की तरह हैं। इनके वालिद साहब पे एक केस हुआ था जी, उनको गिरफ्तार किया था। इनके चचा मलिक लियाकत डोगर साहब जो थे, वो मेरे साथ सीट पे बैठते थे। एक दिन आए तो परेशान थे। मैंने उनसे पूछा क्या है, कि भाई पे केस बना है मलिक सलाउद्दीन डोगर साहब पे, उनको गिरफ्तार किया है। और केस बड़ा मजेदार था नैब का, और आज तक नैब मैं जब उसको बड़े कैनवस में देखता हूं तो वही नैब मुझे नजर आती। केस क्या था कि इनके पास जो गाड़ी थी, ये नायब नाज़म थे मेरे ख्याल है मुल्तान के, चचा मेरे मेयर थे, वो गाड़ी जो सरकारी थी उसका केस था। हाँ, चचा मेयर थे, वो गाड़ी का केस था, गाड़ी का केस था। केस क्या था कि आपने इसका रंग तब्दील कर दिया है। तो मेरी एक बड़ी मशहूर ज़माना स्पीच है पार्लियामेंट के अंदर, तो मैंने कहा जिन्होंने रंग तब्दील किया उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है, जिन्होंने वफादारियां तब्दील की हैं वो वजीर बनकर बैठे हुए हैं। इस मुल्क का हाल देखिए, अलमिया देखें। तो यानी कि इस दफा जो एहतसाब हो रहा है वो बड़ा रंगबाज एहतसाब हो रहा है। हाँ, बड़ा रंगबाज, बदलते हैं रंग आसमां कैसे कैसे। तो हम इनसे ये कहते हैं कि या तो नैब जो है, अगर गिरफ्तारी का इशू है, मैं इनको ऑफर करता हूं, आमिर डोगर साहब चीफ व्हिप हैं, ये जाकर असेंबली में पेश कर दें। मैं अपनी पार्टी की तरफ से कह रहा हूं, या तो इंक्वायरी शुरू होते ही सबको गिरफ्तार कर लें, या रेफरेंस तफ्तीश के टाइम पे गिरफ्तार कर लें, या रेफरेंस फाइल करते हुए गिरफ्तार कर लें। ये कौन सा तरीका है? एक बंदे को इंक्वायरी शुरू होने से पहले
एक बंदे को इंक्वायरी शुरू करके, एक को तफ्तीश शुरू करके, एक को रेफरेंस फाइल करके और एक को रेफरेंस फाइल करके। चौधरी साहब, ये नैब का ऑर्डिनेंस ही यही कहता है ना कि नैब को जब लगेगा कि उसके पास ठोस सबूत मौजूद है वो किसी भी वक्त गिरफ्तारी कर सकता है। सो ये अनफॉर्चुनेटली नैब का कानून मौजूद है ना, ये मिसयूज ऑफ लॉ है। मुझे गरीदा एक मिनट, ये मिसयूज ऑफ लॉ है। आप कम से कम नैब में चीफ जस्टिस साहब ने यही कहा ना कि कम से कम आप ले जाकर कोई एविडेंस तो रखे ना जी। अगर आपके पास एविडेंस नहीं है, आप बंदे को गिरफ्तार करते हैं तो क्या हुआ? लोग ब्रेक लेने थे मुझे, उसके बाद चौधरी मंजूर साहब जो बात करना चाहते हैं कंप्लीट वो उनसे बात करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चौधरी मंजूर साहब, बड़ी माजरत, एक ब्रेक लेनी थी लेकिन आप बात मुकम्मल कीजिएगा आपने। अच्छा, वो मैं अर्ज कर रहा था कि हमें जेल में डालना है तो डाल दें, हम सह लेंगे, लेकिन इनसे नहीं सहा जाएगा। 16 इंक्वायरीज इनके खिलाफ मौजूद हैं, 16 और आ गई हैं, तकरीब 32 के करीब है। फेक अकाउंट्स पे पकड़ना है तो जहांगीर खान तरीन को क्यों नहीं पकड़ रहे? उसको पकड़िए। अकील करीम डैडी कहते हैं 90 लाख हैं, JIT कहती है इस केस की तफ्तीश के दौरान हमें 5000 फेक अकाउंट्स हैं। फेक अकाउंट्स पे पकड़ना है तो सबको पकड़िए, जेल में डालिए, सबको डालिए। कौन कह रहा है, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन ये नहीं होगा कि अगर 90 लाख फेक अकाउंट्स है इस मुल्क में, उसमें सिर्फ 16 जो ओमनी ग्रुप के हैं वो काबिल गर्दन ज़दनी है, और जहांगीर खान तरीन साहब के पाक अकाउंट्स हैं और हलाल अकाउंट्स हैं, जो फेक अकाउंट्स हैं बाकियों के हराम हैं। ये नहीं चलने देंगे, नंबर 1। नंबर 2, बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि आप मेरे सारे खानदान को जेल में डाल दें, मेरी पार्टी जेल में डाल दें, जमहूरियत पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, 18वीं तरमीम पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, NFC अवार्ड पे कोई कॉम्प्रोमाइज, इंसानी हकूक पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम ये नहीं करने वाले। जिन लोगों का ये ख्याल है ना कि नैब से डरा के हमें कुछ कर लेंगे, उनको तारीख पढ़नी चाहिए। ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फांसियों से डरी, ना कैदों से, ना कोड़ों से, ना जेलों से। यही जरदारी साहब को 11 साढ़े 11 साल जेल में रखा था ना, क्या निकाला था? कुछ भी नहीं। सो आज भी अगर मुझे गिरफ्तार करना है मुझे कर लें। जो कल का एपिसोड था, आमिर डोगर साहब से पूछे उसकी की जरूरत थी? मैंने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आमिर डोगर साहब मजम्मत कर रहे हैं उसकी, आमिर डोगर साहब मजम्मत कर रहे हैं उसकी, क्योंकि वो पार्टी वर्कर रहे हैं। नहीं, जब कर लेते हैं हुकूमत में है तो फिर बाद में इसको मजम्मत कर दें। दैट इज नॉट, दे आर इन द गवर्नमेंट ना, दे आर रिस्पांसिबल। जब ये चीजें हो रही होती हैं, इनके अंडर है ब्यूरोक्रेसी, इनके अंडर है। मैं कह रहा था कि मैंने कहा कि एक पत्ता टूटेगा मैं जिम्मेदार हूं, एक गमला टूटेगा मैं जिम्मेदार हूं। जहां पे रोकेंगे रुकेंगे, जितनी गाड़ियां जाने देंगे वो जाने देंगे, बाकी रुक जाएंगे। नहीं करना चाहिए था ये जिस तरह से हुआ। देखें, सबसे हमने उस वक्त भी नून लीग को भी कहा था तशद्दुद ना करें। सबसे पहली बात तो ये है कि नैब की बात हुई कि नैब की ओवरऑल कारकर्दगी पे एक सवालिया निशान इंतहाई बुरी है, इंतहाई सवालिया निशान मौजूद है, क्योंकि नैब रेफरेंस बनाता है, बुलंदो बाग उसमें दावे होते हैं, लेकिन साबित कुछ नहीं। कोर्ट में जाके फिर जो हशर होता है वो सबके सामने। प्रोसिक्यूशन भी वीक है। आईओ जो आगे प्रोसिक्यूशन को अपनी फाइल देता है वो आईओ उस पर डालता है प्रोसिक्यूशन, और जज ने फैसला करना होता है उन तमाम फाइल्स को देखकर और एविडेंसेस को देखकर। शवाहिद लेके जा नहीं सकते। जो एक बड़ी बात है, सुबह शाम दोपहर हर टॉक शोज पे नैब और एहतसाब इस पर बहस हो रही है। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि हमारा अदालत की ज़रूरत है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। नैब लॉज को भी हमें बैठ के रिव्यू करने की ज़रूरत है, नंबर 1। नंबर 2 है ये जो कल वाला इवेंट बता रहे हैं, मुझे ये बताएं कि ये इतने बड़े बड़े जुलूस लेकर जाने की वजह क्या है? क्या आपने कोई वर्ल्ड कप जीता होता है जो आप जा रहे होते हैं, या कोई कश्मीर फतह करने जा रहे होते हैं, या आपने कोई मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो हमारी लीडर थी उनके कातलों को फांसी लगवानी होती है, जो विक्ट्री के निशान भी बना रहे होते हैं? करोड़ों अरबों रुपए के आपके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी बहुत केस लड़े हैं, क्या वो इस तरह जाती थी? जो छोटे छोटे बच्चे होते थे, अकेली गाड़ी में जाती थी, 4 वकील होते थे। आप क्या साबित करना चाहते हैं? मुझे एक इजाजत देंगे, मैं इसका जवाब ले करना चाह रहे हैं। ये जाते हैं इसी का जवाब ले लो, बेचारों को गर्मी में। आमिर डोगर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी केसेस भुगते हैं, जेलें भुगती हैं, किसी अवामी जलसे में कर लें, अदालतों में धरने में कर लें, कोई पब्लिक मीटिंग में कर लें। आप अदालत में एक मुहज़्ज़ब लोगों की तरह जाएं, और आप पे इल्जामात क्या है? करप्शन के इल्जामात है,
आप वहाँ इसका अलीम मतलब खान भी जब या तो लाहौर के pressurize- एहतसाब अदालत गए थे तो सारे यहाँ समझ पीटीआई लीजिए के वर्कर्स trend ही वहां पे गलत है, मौजूद। ये फैशन चाहे ही गलत है। पीटीआई करे चाहे ये पीपल्स पार्टी फैशन ही चाहे गलत यूं नहीं है। करे। चौधरी इमरान मंजूर खान साहब, साहब की थोड़ी सी मैं बात आपको एक करना मिसाल चाहूँ। दूं, उनके ऊपर धरना में केस नहीं, बने, नहीं, मैं एक मिनट मुझे अकेले जरा बात जब वो अदालत में पहुंच गए, अभी जब उन्होंने जमानतें कराई थी तो तब पता चला जी टीवी के जरिए हमें कि इमरान खान अदालत पहुंच गया। अच्छा माइजा गाड़ी में कमेंट दो करिए, बंदे फिर बैठे जाइए, कब इस पे और कमेंट वापस आ करिए। गए। साहब, ये आपकी- ट्रेंड ही गलत है। माइजा मैं जाती तौर पे समझता हूँ ये बात ही ये गलत ट्रेंड है। सेट किसने किया था, ये भी क्वेश्चन किसने सेट किया था? अदालतों में कौन एक लेके मिनट जाता सुन है? लेना, अदालतों एक में मिनट, हमने हौसला किसने किया? हौसला हौसला। सुप्रीम आमिर कोर्ट पे साहब, हमने आमिर साहब किसने मेरी किया? बात सुने, बड़ी आपकी शॉर्ट मेमोरी है, अभी 2 साल नहीं गुजरे, आप लोगों ने इतना बड़ा धरना दिया डी चौक के अंदर। धरना आप धरने दे लो, एक मिनट हम सुन आपको हर लेना, चीज देंगे। जब आप अदालतों में एक इतने मिनट बड़े हौसला करें, जब आप सॉलिडारिटी शो करते हैं तो अगर आप ये कहते हैं, आम आवाम आपको कह रही है या मुंतखब नुमाइंदे कह रहे हैं कि हम एक गमला भी नहीं तोड़ेंगे, आपको किस चीज की थ्रेट है? लेकिन अदालतों में लेकर जाने की जरूरत है। अदालतों में जाना हमारा आईनी और कानूनी हक है, हम जा सकते हैं, ठीक है। आप जाएं, बात सुन ले, वकील एक जाएं। मिनट, लेकिन आपका क्या हक था कि डी चौक में आप जाके जो सुप्रीम कोर्ट है जिसको आज आप उसके अगेंस्ट हो गए हैं और आपके खिलाफ फैसले आए तो आप लोग कहते हैं कि हम हमारे लोग खिलाफ फैसले आए तो आप लोग कहते हैं बहुत आला अदलिया, आपके फौर आ जाए तो अगेंस्ट आ जाए, तो अभी आज कह रहे हैं कि उनका एहतसाब होना चाहिए। बात ये है, ये तो डबल स्टैंडर्ड्स हैं। दूसरी बात ये कि देखें, शलवारें हाउस और प्राइम मिनिस्टर हाउस पे हमने नहीं अटैक किया था, पार्लियामेंट पे हमने अटैक नहीं किया था, ये सब कुछ जब हुआ था आपके पास वो डंडे थे जिनके ऊपर जो है कील लगे हुए थे। आपने मीडिया के लोगों को हरास किया था, आपने फीमेल एंकर्स को हरास किया था, ये रिकॉर्ड में चीजें हैं, इनकी वीडियोस बनी हुई है, आप इन चीजों को डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन जो अब आप इन्होंने ये किया कह रहे वो हैं- जस्टिफाई करता है कि अगर ये आप कह रहे लोग हैं- भी ये कह अदालतों रहे हैं में ये जत्थे ट्रेंड लेके नहीं चले सेट जाएं। करना चाहिए, ये कह रहे हैं ये ट्रेंड नहीं सेट करना चाहिए। मैं इनको क्लियर करना इसका चाहती हूँ जवाब कि दे रहे हैं। ट्रेंड किसने सेट किया, फिर आप जो है चौधरी मंजूर से भी जरा आपने comment सेट कीजिए। किया, अभी मैंने इतनी सारी सुप्रीम एक्सप्लेनेशन कोर्ट दी। पे हमला किसने किया था? एक मिनट बात सुन ले। और दूसरी बात यह है कि अगर हमारा आईनी और कानूनी हक है कि हम अपने लीडर्स के साथ सॉलिडारिटी शो करने के लिए जाएं विद द कंडीशन कि हम किसी चीज को आंच नहीं आने चलाएं। देंगे और हम खराब नहीं करेंगे। आप एक मिनट बात सुन लेना, देखें अगर हम जाते हैं तो इसमें क्या जरूरत थी कि आप कारकुन को जो है जेलों में अरेस्ट करें या उनको जो है अरेस्ट करें? आपका क्या राइट बनता था कि आप एक आम आदमी का हक मारें? दोनों ये तरफ सारी के रवैये चीजें जो हैं उन पे सवाल उठाए जा सकते हैं। गरीदा, अच्छा, लेकिन चौधरी ये मंजूर चीजें साहब का भी जरा इस पे अनप्रेसिडेंटेड comment हुई, लेना चाहें। ये हुई देखिए, और पीटीआई की लॉ- हुकूमत में हुई और इनकी और पार्लियामेंट का सेशन भी हमने चलाया उस दौरान और हमें डी चौक में एंटर होने की मुझे इजाजत चौधरी नहीं मंजूर साहब से इस पे लॉ कमेंट एंड दें। ऑर्डर को मेंटेन चौधरी मंजूर करना साहब, ऑर्डर आप को लोगों से मेंटेन बात करना बात की है। आप opposition कहने से में भुट्टो साहब भी अदालतें भुगतती थी, मुझे केसेस जरा भुगतती एक थी, कारकुन बेचारे लेकिन डंडे कभी खाते जत्थे रहते साथ हैं, नहीं इनकी जाते। समझ में यही है। चौधरी गरीदा मंजूर साहब। देखें मुझे अफसोस हुआ आमिर डोगर साहब की बात पे। मैं खुद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ 20 मरतबा मुख्तलिफ अदालतों में हम सैकड़ों लोग जाया करते थे। शायद मुल्तान में उनकी कभी कोई डेट नहीं थी, इसलिए आमिर डोगर साहब को तो याद नहीं कि ये कभी गए हों। सर, इस तरह उनके का साथ। जुलूस और मैं इस तरह का खुद मुजाहरा जाता रहा मोहतरमा नहीं करते। मेरा ख्याल है आप डर गए बात सुन, डिसेंट तरीके से बात वो सुन जाती ले, थी। बात सुन ले ना, जी, जी। बात सुन ले जरा। मुझे ये बताएं कि कब भी जरदारी साहब अदालत गए हैं? एक बंदा गया है, आज भी अदालत गए हैं, कौन सा बंदा गया है? ये नैब है जो नैब गलत केसेस इनिशिएट कर रही है। और दूसरी बात ये सुन ले कि बिलावल भुट्टो साहब जब जब जाएंगे उनके साथ लोग जाएंगे, आप नहीं रोक पाएंगे। दूसरी बात यह कि वर्ल्ड कप तो जीता था, उसकी सजा आज कौम को मिल रही है उसकी। लेकिन क्या अलीम खान वहां पे उमरा करने जाते हैं जो नैब कोर्ट में जाते हैं? वो सैकड़ों लोगों के साथ जाते हैं, वो उमरा करने जाते हैं, हज करने जाते हैं नैब कोर्ट के अंदर। उनके खिलाफ केस नहीं है। आपके जो लोग हैं, जो आपका वजीर दिफा, उसके खिलाफ केस नहीं है। फिरदौस अशकवान के खिलाफ केस नहीं है। जो चीफ मिनिस्टर है उसके खिलाफ केस नहीं है। आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के खिलाफ केस नहीं है। आपके स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ केस नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं? वक्त भी मेरे पास खत्म हो गया है। तो मैं सिर्फ आखिरी बात कहना चाह रहा हूं कि ये ना करें, ये उस वक्त से डरें जब इनके खिलाफ होगा। मुझे मायजा ने सारी बातें कर दी। मुझे ये बताएं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जब ये धरना दिया था, सुप्रीम कोर्ट के जजेस सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए रास्ता कौन सा इख्तियार करते थे? कौन सा रास्ता इस्तेमाल करते थे? सदर हाउस में पहले जाते थे।
वहां से धरना सुप्रीम क्यों दिया कोर्ट में गया, बैकडोर उसकी से वजह जाते क्या थे। थी? ये फिर और डिबेट ये आगे बढ़ कहते हैं जाएगी, बात वक्त सुनो, खत्म हो चुका है। धरना जौहरी क्यों मंजूर किया साहब मेरे पास था? टाइम चलो, खत्म आ हो गया। जाएगी आपको ईद के बाद धरने चलो आप में होंगे। फिर वही अगर ईद के अभी बाद आप- वाला धरना डिस्कशन में रह गया हमारा। नहीं, ईद के बाद बात धरना नहीं, होगा। हमारे नहीं, धरने को आप इसके गलत बाद कह रहे धरना हैं, होगा, आप छोड़ के डिफेंड जा रहे हैं। कर देखिए जो हालात हालात बहुत अच्छे इनके हैं। बाद धरना होगा। ये इकोनॉमी हमारी ठीक है, रुपया आप ही बता दें, काम मिल रहा ये है, स्टेटमेंट आप प्लीज गाजी फायज ईसा के रिकॉर्ड खिलाफ कर लें। केस स्टॉक हुआ है, एक्सचेंज जी, ऊपर जा रही है। ये इमरान खान के खिलाफ भी होने जाएगा। ये मैं आज प्रेडिक्ट कर दूं आपके प्रोग्राम में। इमरान खान साहब ने 1997 और 2002 के कागजात में उनकी जब उस वक्त की फॉरेनर बीवी थी उसके एसेट्स नहीं लिखे थे। फायज ईसा की बीवी भी फॉरेनर है। ये अगर उसको टारगेट करेंगे तो उस केस की रोशनी में इमरान खान भी जाएगा। बहुत बहुत हमें शुक्रिया क्या एतराज है? जिसने भी चौधरी जो गलत किया आना चाहिए, हमें क्या एतराज है? चौधरी मंजूर हमें साहब, केड़ा आमिर मसला? डोगर साहब, माइजा हमीद साहब, बहुत शुक्रिया आज इस बेहतरीन डिस्कशन के लिए। ये था आज का प्रोग्राम, वक्त खत्म हो गया अनफॉर्चुनेटली। आई विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।